नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज सीएससी की इस व्याख्यान श्रृंखला में जो हमारा निर्देशन एवं परामर्श पर व्याख्यान श्रृंखला चल रही है उस पर आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी, विचार विमर्श करूंगी। प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श। जब हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक स्तर की तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा प्रारंभिक स्तर। हम प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के प्रारंभिक स्तर की बात कर रहे हैं या आयु के प्रारंभिक स्तर की। देखिए, जब प्रारंभिक स्तर की बात होती है तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। प्रारंभिक स्तर एक सिक्के दो पहलू है, आयु और शिक्षा। आयु का प्रारंभिक स्तर यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बाल्यकाल है, हमारे जो बालक है बालिकाएं हैं उनका बाल्यकाल है, वो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का स्तर है। और दूसरी तरफ पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा को भी हम प्रारंभिक स्तर तक लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से आयु एवं विद्यालय स्तर दोनों पर हमारे निर्देशन और परामर्श की क्या भूमिका है, क्या आवश्यकता है, क्यों दिया जाना चाहिए, किस प्रकार दिया जाना चाहिए, इस पर आज हम इस व्याख्यान में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य और लक्ष्य, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। हम प्रारंभ से ही ये चर्चा करते आए हैं, ये कहते आए हैं कि कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है। हम किसी से बात करते हैं तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम किसी से औपचारिक अगर हम मान लीजिए साक्षात करते हैं, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस शिक्षा को ग्रहण करने का उद्देश्य है। हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को करने के उद्देश्य है। हम यदि कोई योजना परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं तो उनका लक्ष्य है। इसी प्रकार से जो निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं उनके भी अपने कुछ लक्ष्य और उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि आज की चर्चा में हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और प्राथमिक स्तर पर जो निर्देशन सेवाएं हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, उनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य और लक्ष्यों की बात करेंगे तो एक प्रश्न हम सबके मन में उत्पन्न होता है और वो होता है समायोजन। कैसा समायोजन? संतोषजनक समायोजन। ऐसा समायोजन जिससे संतोष मिलता है। समाज, परिवार, घर, विद्यालय, इन सब में बालक और बालिकाओं में समायोजन की प्रवृत्ति को विकसित करना। भोजन कर रहे हैं, दो बालक भोजन कर रहे हैं। अब उस भोजन में मान लीजिए कि एक बालक है जो लहसुन प्याज नहीं खाता, एक बालिका है जो नॉनवेज नहीं खाती, तीसरा बालक है जो अंडा नहीं खाता। लेकिन ऐसे में नहीं खाता, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति है। लेकिन जो खाता है वो उसका की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी रुचि है, उसका की अपनी स्वतंत्रता है। ऐसे में इस प्रकार से दो विभिन्न जो रुचि वाले, विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले, विभिन्न अभिरुचि वाले, विभिन्न परिवेश वाले, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों वाले जब बालक बालिकाएं आपस में विद्यालय में, घर पर, पड़ोसी के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ समायोजन करते हैं तो इसलिए निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं ताकि वो समायोजन कर सके। एक निर्देशन सेवा का ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है समस्याओं का निदान करना। अब देखिए, समस्या आ गई है, कैसे समस्याओं का निदान करेंगे? शैक्षिक कौशलों, एक तो शैक्षिक कौशलों की हम बात कर रहे हैं, दूसरी हम सामंजस्य की भी बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक बालक या बालिका जो है वो किसी पिछड़े क्षेत्र का मतलब मेरा है अर्धविकसित या जो जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, या मैं ये कहूँ कि गरीबी रेखा से नीचे की वाले परिवार से आया हुआ है, या मैं कहूँ कि उसके भोजन की रुचि और अभिरुचि अलग है, या मैं कहूँ कि उसके पास संसाधन अलग है। तो ऐसे में
आपस में बुद्धि लब्धि में अंतर है। ऐसे में बालकों के बीच में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो सामंजस्य नहीं करते। अब उन समस्याओं का निदान हम कैसे करेंगे? उनको, उन बालक बालिकाओं को जो आधारभूत समस्या है और शिक्षा से जुड़ी हुई भी, एक बालक है जो बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, एक बालक है जो बहुत अच्छा है बुद्धि लब्धि में लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहा, तो शैक्षिक कौशल और समायोजन की जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए भी निर्देशन सेवाएं दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर जब निर्देशन सेवाओं के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो विशिष्ट शिक्षा को विस्मृत नहीं कर सकते। विशिष्ट शिक्षा से मेरा यहाँ अभिप्राय कोई किसी क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा देने से कदापि नहीं है। विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उन बालक बालिकाओं से हैं जिन्हें शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर पहचान कर आवश्यकता अनुसार शिक्षित किया जाए। विशिष्ट शिक्षा, एक बालक जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, एक की रुचि अलग है, दूसरे की रुचि अलग है, तीसरे की अलग है, एक की थोड़ा आयु में परिपक्व है, एक बाल्य अवस्था में ही है। तो जो ये विभिन्न शारीरिक और बौद्धिक, एक बहुत लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन दूसरा मान लीजिए कि कमजोर है, मान लीजिए उसमें कोई शारीरिक विकृति है। ऐसे में शारीरिक और बौद्धिक स्तर को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षित किए जाने का लक्ष्य भी निर्देशन और परामर्श का होता है। पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले संभावित बच्चे, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। सरकार ने जब मुख्य रूप से हमारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आया था तो उसकी एक बहुत बड़ी कारण ये भी थी कि अधिकांश बालक और बालिकाएं पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन वो अपने विद्यालयी शिक्षा को भी पूरा नहीं करते हैं। ऐसे बालक और बालिकाएं किस कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं? क्या ऐसी समस्या है जिसके कारण वो अपना अध्ययन पूरा नहीं कर रहे हैं? उन्हें विद्यालय में रोक कर रखना तथा शिक्षित करना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए निर्देशन और परामर्श दिया जा रहा है। पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है या पीयर प्रेशर है? क्या है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इस चीज को, इस कारण के समाधान के उद्देश्य से भी प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में निर्देशन और परामर्श सेवाएं दी जाती है। फिर आता है खोज, अर्थात प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक बालिकाओं की प्रतिभा को खोजकर उनको विकसित करना चाहिए। कल मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रही थी और मैंने देखा कि एक 13 साल का बालक जो है उसकी 200 करोड़ की कंपनी चल रही है। मैं जब फेसबुक पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, सामाजिक जो हमारे जो चैनल्स है या सामाजिक प्लेटफॉर्म है उन पर देख रही हूँ, न्यूज चैनल में सुन रही हूँ, समाचार पत्रों में सुन रही हूँ। और एक नई चीज़ आपने देखी होगी, स्टार्टअप। तब ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप तो हम 18 से लेके 25 साल और 30 साल के लोगों के, लेकिन प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाएं भी, जिनको हम 0 से लेकर के 13-14 साल की आयु वर्ग में करते हैं, उनमें भी बहुत सारी जन्मजात प्रतिभाएं हैं। और उन प्रतिभाओं को खोजकर उनको विकसित करना और उन्हें निर्देशन और परामर्श देना, यह भी निर्देशन का उद्देश्य है। अंतर्दृष्टि विकसित करना। अंतर्दृष्टि क्या होता है? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यह अंतर्दृष्टि क्या है। अंतर्दृष्टि एक तरह से होता है स्वयं को पहचानना, अपने आप को जानना, हमारी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हमें पता होना। हमें ये पता होना, हमें से भी मेरा यहाँ तात्पर्य
प्राथमिक स्तर और बाल्यावस्था के बालक बालिकाओं से है। उस बालक और बालिका को ये पता हो कि उसकी क्या योग्यता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी कितनी क्षमता है, उसमें कितनी योग्यता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो अंतर्दृष्टि विकसित करना। प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर से विद्यालयों में पढ़ रहे बालक बालिकाओं में सूझबूझ और अंतर्दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। और ये किसका लक्ष्य है, किसका उद्देश्य है? यह निर्देशन और परामर्श सेवाओं का उद्देश्य है, उनका निर्देशन। फिर बात आती है योजना तैयार करना। प्राथमिक अवस्था और प्राथमिक स्तर। प्राथमिक अवस्था किसकी? बालक और बालिका की। और प्राथमिक स्तर किसका? बालक और बालिका के विद्यालयी स्तर का। तो प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे विद्यालय छोड़ने वाले बालक बालिकाओं की संख्या में भी कमी आएगी। योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चलिए हम इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। प्राथमिक स्तर पर मान लीजिए कि हमने खोज करी, हमने अनुसंधान करा, हमने जानकारी प्राप्त करी कि प्राथमिक स्तर के हमारे जो विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं हमारे बालक बालिकाएं हैं, ये स्कूल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। अब हमने हमने हाइपोथेसिस ले ली। हमने ये सोचा कि ये बालक बालिकाएं इसलिए विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि इनके माता पिता जो हैं वो कहीं काम करते हैं और इनको अपने छोटे भाई बहन को की देखभाल करनी पड़ती है। योजनाएं तैयार करना। ऐसे में निर्देशन और परामर्श जो सेवाएं हैं उनको योजनाएं तैयार करनी होगी कि जो बालक हमारे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके माता पिता किसी न किसी कौशल में तो दक्ष हैं, सक्षम हैं। तो मान लीजिए कि किसी को गाड़ी चलानी आती है, उनको उन विद्यालयों में ड्राइवर की नौकरी दी जा सकती है। मान लीजिए कोई भोजन बनाना जानता है तो उनको हमारा जो ये है भोजन की व्यवस्था है उसमें हम मिड डे मील है उसमें हम लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को बागवानी करनी आती है तो बागवानी के लिए लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई बालक और बालिका प्रतिभाशाली है लेकिन इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उसके माता पिता को कहीं जाना पड़ रहा है, उसको सफाई में लगा लीजिए, पानी पिलाने में लगा लीजिए, गार्ड की नौकरी दे दीजिए, चपड़ासी की नौकरी दे दीजिए। ये सारी योजनाएं तैयार करने की जो दायित्व है वो निर्देशन एवं परामर्श सेवा केंद्रों के ऊपर है। और साथ में अगर वो बालक बालिकाएं हैं तो उनके लिए हम पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उनके लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल की भी वैसी ही व्यवस्था करें जिससे विद्यालय छोड़कर जाने वाले बालक बालिकाओं की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम बेहतर विकास। प्राथमिक स्तर पर यदि हमने निर्देशन और परामर्श सेवाओं को भली भांति उनके उद्देश्यों के साथ में शुरू किया तो वहां पर क्या होगा? निर्देशन से उनकी योग्यताओं को बेहतर बनाया जाता है, लेकिन पहले उनकी क्षमताओं को समझना होगा। तो इस प्रकार से हम जो हमारी प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे थे कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, पुनः आपको दोहरा देती हूँ। सबसे पहले संतोषजनक समायोजन, उसके बाद समस्याओं का निदान करना, फिर विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करना, पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले संभावित बच्चों को रोकना या उनकी पहचान करना, खोज करना। कैसी खोज? उनकी प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी अंतर्दृष्टि को विकसित करना, योजना तैयार करना जिससे विद्यालय में अध्ययन छोड़कर जाने वाले बालक बालिकाओं की संख्या में कमी आएगी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेहतर विकास की।
और अब इसमें जब हमने ये जान लिया कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन में लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब हम ये भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी क्रियाओं के माध्यम से हम निर्देशन की व्यवस्था कर सकते हैं। क्रिया यानी कार्य क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दत्त सामग्री एकत्रित करना। दत्त सामग्री, विद्यार्थियों के बारे में दत्त सामग्री को इकट्ठा करना। जैसे अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से है कि यह दत्त सामग्री क्या है। जैसे उनका परिचय, घर का परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धि आदि आदि। जब भी प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की व्यवस्था की जाएगी तो उस निर्देशन में आपको आज के व्याख्यान से पहले सबसे पहले जब हमने निर्देशन और परामर्श सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बात करी थी तो मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा करी थी केस स्टडी की, व्यक्तिगत अध्ययन की। वो व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है उसमें दत्त सामग्री प्राप्त होती है। यानी अमुक जो बालक है उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, कहाँ रहता है, माता पिता क्या करते हैं, घर में और कितने लोग हैं, घर उसका क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, इससे पहले वो कितना शिक्षित है, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी तो उसको अंक कितने मिले। ये सारी जानकारियाँ और जब हम एकत्रित करते हैं तो इसे कहते हैं दत्त सामग्री को एकत्रित करना। और दत्त सामग्री को एकत्रित जो है वो निर्देशन क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। यानी यदि आप किसी को निर्देशन दे रहे हैं तो उस निर्देशन को देने में सबसे पहले आपको ये क्रियाओं में दत्त सामग्री को आपको एकत्रित किया जाएगा। तदुपरांत विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। विद्यार्थियों को विद्यालय के वातावरण और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अर्थात विद्यार्थी को ये पता हो कि उस विद्यालय का वातावरण कैसा है, समय सारणी कितनी है, कितनी बजे से कितनी बजे रहेंगे, आसपास का वातावरण कैसे है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है, सहगामी पाठ्यक्रम सामग्री कौन सी होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में और कौन कौन सी सुख सुविधाओं से वो लाभान्वित हो सकता है, अध्ययन की आदतें यानी उसको अपना गृह कार्य है या फिर अपनी परीक्षाएं हैं उन सबको कैसे करना है, सामाजिक समायोजन वो कैसे करेगा अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपनी दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, और अवकाश के समय क्या है और उसका सदुपयोग क्या करेगा। इस प्रकार से जब हम विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम रखते हैं तो वो विद्यार्थी अपने विद्यालय के वातावरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। और ये क्रिया किसके द्वारा की जानी चाहिए, ये निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत की जानी चाहिए। निर्देशन सेवाएं देने वाला जो विभाग है वो ये कार्य करेगा। ऐसे ही जैसे हम विद्यार्थियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं उसी प्रकार से अभिभावकों के लिए भी अभिमुखी कार्यक्रम, देखिए इसको आप ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं कि आजकल विद्यालयों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने लगे हैं, ओरिएंटेशन किया जा रहा है, तो वो अभिभावकों के लिए भी होना चाहिए। कैसे, अभिभावकों को भी समस्त जानकारी विद्यालय के बारे में, विद्यालय में कौन कौन सी सोसाइटी है, कितने कितने अवकाश होते हैं, पाठ्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं, वहाँ कौन कौन से सुख सुविधाएं हैं, अगर उन सुख सुविधाओं को में भागीदारी करनी है तो किससे मिलना है, अवकाश कितनी बजे होता है और वो सामाजिक प्राणी कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी अभिभावकों को भी दी जानी चाहिए। फिर बात करते हैं हम संचित रिकॉर्ड तैयार करना।
संचित रिकॉर्ड एक प्रकार से बालक बालिकाओं के और विद्यार्थियों का क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड आता है कि वो शैक्षिक उपलब्धि उसने कितनी प्राप्त करी। वो जब वो बौद्धिक स्तर पर जब उसे ज्ञान दिया गया है, उसे विषय को पढ़ाया गया है, तो उस विषय को पढ़ाने के बाद में उसका जो मूल्यांकन हुआ है, तो मूल्यांकन के उपरांत जो अंकों के माध्यम से उसने जो उपलब्धि पत्र उसका है या रिपोर्ट कार्ड है या संचित अभिलेख है, उसको तैयार करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करना, यह भी एक क्रिया है। सामान्य परीक्षण, सहगामी क्रियाओं, उपलब्धियों, कक्षा संबंधी चर्चाओं, बौद्धिक परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करना और उसके आधार पर उनको रचनात्मक, कलात्मक, संगीतात्मक और नाट्य संबंधी क्षेत्रों में पारंगत करने का प्रयास करना। ये भी निर्देशन जो सेवाएं हैं उनके निर्देशन सेवाओं के जो अभी हमने बात करी है, ये भी निर्देशन सेवाओं के क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। फिर हम चर्चा करेंगे कुसमायोजित और विकलांग बालक बालिकाएं की पहचान करना। कुसमायोजित, और क्या करेंगे, उपचारात्मक विधियों का। पहले तो मैं ये आपको ये जो शब्द हैं इनका मैंने अर्थ बता देती हूँ। कुसमायोजित, अभी हम समायोजन की बात कर रहे हैं। जो वातावरण के साथ, परिस्थिति के साथ, पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ, अभिभावकों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, संस्था के साथ जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, समायोजित नहीं कर पाता, वो कुसमायोजित की श्रेणी में आता है। और उसके बाद में विकलांग बालक बालिकाओं की पहचान, शारीरिक रूप से यदि किसी को कोई व्याधि है या त्रुटि है तो उनको पहचान करके उपचारात्मक विधियों का प्रयोग। अच्छा, पहले तो कुसमायोजित को पहचानना है, अध्यापक को निर्देशन सेवाओं में, और फिर विकलांग को, और दोनों को पहचान कर, क्योंकि अध्यापक का दायित्व है शिक्षा देना, अध्यापक का कार्य है अधिगम करवाना, तो वो समग्र को साथ लेकर के चलेगा, प्रतिभाशाली को भी, मंदबुद्धि को भी, औसत को भी, कुसमायोजित को भी और विकलांग को भी। इसके लिए उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करेगा। अब ये उपचारात्मक विधियां क्या होती है और कुसमायोजित और विकलांगता में मुख्य अंतर क्या है, किस तरह के ये व्यक्तित्व होते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा इससे आगे के व्याख्यान में करेंगे। और अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।